Hello everyone, welcome to Learning and Solution. Hope you have been enjoying the lectures and it has been a fulfilling experience for all of you. Today we are going to do a poem number 3 from your main reader, Hornbills, The Voice of Rain. The Voice of Rain has been written by the poet Walt Whitman. He basically is an American poet and he wrote poetry to make the American poets more famous across the world. इनको ये लगता था कि अमेरिकन जो पोएट्स हैं उनकी पोइट्री वर्ल्ड में इतनी फेमस नहीं है, तो वो खास तौर पे ऐसी पोइट्री लिखते थे जिससे कि जो अमेरिकन पोएट्स हैं वो भी फेमस हो जाए वर्ल्ड में, जैसे कि इंग्लिश पोएट्स जो ब्रिटिश पोएट्स थे, जो ब्रिटेन के पोएट्स थे जितने फेमस थे उतने ही फेमस अमेरिकन पोएट्स भी हो जाएं. He is also known as the father of free verse. Father of free verse. Free verse means a writing style of poetry, poems in which there is no rhyme, there is no length and meter. जो poem है वो बिल्कुल ऐसे sentences में लिखी हुई हैं जो rhythmic नहीं है. एक तरीके से देखी जाए तो प्रोज की ही लाइंस लगती हैं वो, क्योंकि उनके अंदर कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, कोई भी रिदम नहीं है. सो ही इज सपोज टू बी द फादर ऑफ फ्री वर्स. The themes on which he used to write poems were basically about nature. Nature के elements के ऊपर इन्होंने बहुत poems लिखी हैं, forests के ऊपर, valleys के ऊपर, mountains के ऊपर. इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं फ्रेंडशिप के ऊपर, लव के ऊपर, एंड ही हैज़ ऑल्सो रिटन पोएम्स टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी वॉज टेकिंग शेप, एक नई तरीके की गवर्नमेंट की फॉर्म थी, तो उसके ऊपर भी इन्होंने काफ़ी पोएम्स लिखी हैं. This, if we talk about the current poem, let's have a look at the title. The title of the poem is The Voice of the Rain. जैसे ही हम इस टाइटल को देखते हैं या पढ़ते हैं, द वॉइस ऑफ द रेन, सो इट अराउजेज अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी इन अस. द वॉइस ऑफ रेन, रेन की आवाज कैसी होती होगी, रेन की आवाज सुनने में कैसी होती होगी, रेन अगर बोली तो क्या बोली, व्हाट वाज द टॉपिक, व्हाट वाज द कंटेंट, व्हाट वाज द thing that the rain wanted to convey. So, the title itself is a lot of curiosity generating title. As far as the poem is concerned, it is basically a dialogue which is initiated by the poet himself. Poet ही पहले question पूछते हैं और उनको shockingly rain से answer मिलता है. We will come and read it in this poem together just in a while. Also we need to understand is that जो रेन है उसकी आवाज जो है वो पोएट को कैसे समझ में आई कि रेन क्या कह रही है. यूजुअली चिल्ड्रन आस्क दिस क्वेश्चन कि ऐसे हमें तो कभी नहीं फील होता कि रेन हमसे कुछ कह रही है, या कभी हम कोई नॉवल पढ़ रहे हों या कोई स्टोरी पढ़ रहे हों तो हमें तो कभी नहीं फील हुआ कि गूज बम्स आ रहे हैं हमारे, या रोंगटे खड़े हो रहे हैं हमारे, या हमें एकदम से इतना डर लग रहा है दैट देयर इज अ चिल रनिंग डाउन आवर स्पाइन. ऐसा कभी हमें लगता ही नहीं है. तो ये लगने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वन नीड्स टू बी एनग्रॉस्ड. इतना फोकस्ड होके, इतना उसके अंदर डूब कर पढ़ने की जरूरत है. आप जो भी चीज को पढ़ रहे हो तभी आप जो उसके अंदर फीलिंग्स एक्सप्रेस की गई हैं उसको आप लिटरली फील कर पाओगे. एंड ऑल्सो वन नीड्स टू हैव अ ग्रेट aesthetic sense. Aesthetic sense means the understanding of a work of beauty, art, creativity. अगर हम किसी भी क्रिएटिव चीज को, किसी भी थिंग ऑफ आर्ट को, किसी भी सुंदर चीज को अगर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं प्लस हम उसको एप्रिशिएट कर सकते हैं,
तो हमारे अंदर एक एस्थेटिक सेंस है। तो अगर मैं रेन को, उसकी ब्यूटी को अगर मैं समझ सकती हूँ तो मुझे रेन क्या कह रही है ये भी समझ में आएगा। सो वी नीड टू हैव अ ग्रेट एस्थेटिक सेंस फॉर दैट। सो लेट्स स्टार्ट going through the poem. And who art thou? Said I to the soft falling shower. And who art thou? Who are you? The first sentence is in ancient English. Ancient English के words use किए गए हैं by the poet. Said I. I is the poet here. He is asking to the soft falling shower. The rain is falling in a very, very mild way. It's a light rain. बिल्कुल हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश है, कोई तूफान वाली बारिश नहीं है, धुआंधार बारिश नहीं है, स्टॉर्मी वेदर नहीं है, बहुत ही मीठी मीठी बारिश हो रही है। सो द पोएट आस्क्ड अ क्वेश्चन, हु आर यू? विच स्ट्रेंज टू टेल, इट इज वेरी स्ट्रेंज टू टेल, बहुत ही अजीब बात है, बहुत ही स्ट्रेंज है, बहुत ही शॉकिंग है। गेव मी एन आंसर, मैंने रेन से पूछा तुम कौन हो, और रेन ने मुझे आंसर दिया कि वो कौन है। एज हियर ट्रांसलेटेड, जो मैंने यहाँ पर ट्रांसलेट करके लिखा है। ऑफ कोर्स रेन कैन नॉट स्पीक इन दीज वर्ड्स आर वर्ड्स लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन बींग्स। इस भाषा में रेन ने बात नहीं करी होगी। जो पोएट ने इमेजिन किया, ये एक इमेजिनरी डायलॉग है, मानो रेन उनसे ये सब कह रही हो। सो दिस इज व्हाट ही इमेजिन्ड एंड हियर द आंसर ऑफ द rain lies in the next lines. Before actually reading the next lines, I would like to draw your attention towards one more fact कि rain जो है वो ये बताती है कि कैसे वो ओरिजिनेट होती है, कैसे वो स्टार्ट होती है, कैसे वो अलग अलग रूप बदलती है, फॉर्म चेंज करती है, और कैसे वापस जहां से ओरिजिनेट हुई थी वहीं पर आकर वापस उसी में मिल जाती है, but in a very, very beautiful way, in a very, very poetic way. If we want to understand this in layman's language, so we have done this when we were doing our science subject in our younger classes. हमने water cycle पढ़ा होगा, तो जो water cycle science में हम पढ़ते थे, exactly same water cycle को यहाँ पर भी explain किया गया है, but in very, very different terms, very beautiful terms, very poetic terms. So what exactly is a water cycle? Water cycle में क्या होता है, पानी जो है वो लैंड से जमीन पे जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, प्लस द वाटर ऑफ द वाटर बॉडीज, जितना भी सीज में, ओशंस में, रिवर में वाटर होता है, इट गेट्स इवेपोरेटेड। जब भी सन की रेज पड़ती हैं, उस धूप से, उस हीट से जो पानी है, जितना भी अर्थ की सरफेस के ऊपर, चाहे वो वाटर बॉडीज की फॉर्म में हो, चाहे वो मिट्टी के गीलेपन की में हो, वो पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है और वाटर वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट होके स्काई में चला जाता है, क्लाउड्स बन जाता है। क्लाउड्स बनने के बाद प्रेसिपिटेशन का जो एक फिनोमेना है वो होता है, जिसमें कि रेन जो है वो नीचे आती है अर्थ के ऊपर, और जब रेन नीचे आती है तो आकर क्या करती है, जो भी सीड्स हैं, जो पौधे हैं, उनके अंदर पानी चला जाता है तो उनको लाइफ देती है। When rain falls, it purifies the atmosphere. जो भी हवा में मिट्टी है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, पोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे धुल जाते हैं, एंड जितने भी पेड़ों पर इधर उधर मिट्टी है वो भी सारी साफ हो जाती है। तो इट मेक्स द एटमॉस्फियर मोर ब्यूटिफुल, इट ब्यूटिफाइज द अर्थ। एक्चुअली में ऐसा होता है, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, बारिश के बाद एकदम से सब कुछ धुला धुला सा, नया नया सा, साफ साफ सा लगता है। एंड वंस इट हैज डन दिस, ये करने के बाद इट गोज एंड इट मिक्सेस इनटू द वाटर बॉडीज। जहाँ से वो शुरू हुई होती है, जो हमारी ये वाटर साइकिल है, वो सी से, रिवर से शुरू हुई थी, लैंड के अंदर जो मॉइस्चर है मिट्टी के अंदर, वहां से शुरू हुई थी, रेनफॉल होके वापस वहीं पर आके मिक्स हो जाती है। इसी रेनफॉल
कि इसी वाटर साइकिल को वी आर गोइंग टू रीड हियर एज द आंसर ऑफ द रेन, दैट व्हाट इट इज. इट सेज I am the poem of earth. I. Now this I is the rain. And the poetic device used here is personification. We need to understand one thing. जब हम literary devices की बात करते हैं, poetic devices की बात करते हैं, ये वो चीज़ें हैं, वो elements हैं जो किसी भी writing piece को beautify करते हैं. If these are used in a play or in a writing piece, maybe in an essay or in a lesson, तो वहाँ पर ये लिटरेरी डिवाइसेस कहलाते हैं. सेम मीनिंग होता है इनका, बट क्योंकि वो वहाँ पे यूज हो रहे हैं तो वो लिटरेरी डिवाइसेस है. और अगर ये किसी पोएम में यूज हो रहे हैं, सेम फंक्शन है इनका, दे आर कॉल्ड पोएटिक डिवाइसेस. तो कंफ्यूज नहीं होना, फंक्शन दोनों उनका दोनों जगह पर सेम ही रहेगा, चाहे आप उनको प्रोज में यूज करो, प्ले में यूज करो, किसी भी राइटिंग फॉर्म में यूज करो, पोइट्री में जैसे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. Now let's try to understand what is personification. Personification means कि हम किसी भी नॉन ह्यूमन चीज को, अब ये नॉन ह्यूमन चीज क्या हो सकती है, वो एनिमल्स हो सकते हैं, वो कोई नॉन लिविंग थिंग हो सकती है, जैसे कि टेबल हो गया, चेयर हो गया. नॉन लिविंग थिंग जैसे रेन हो गई हमारी इस पोएम के अंदर. नॉन लिविंग थिंग कोई रिवर हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग रोड हो सकती है. नॉन लिविंग थिंग्स प्लस inanimate objects are the same, and animals, maybe a cat or a dog or a cow or maybe a giraffe or maybe a crow. तो किसी भी नॉन ह्यूमन चीज को, जो ह्यूमन बीइंग नहीं है, जो इंसान नहीं है, ऐसी चीज को जब हम ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे देते हैं, ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटीज दे देते हैं, तो उस टेक्निक को, उस डिवाइस को हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं. नाउ हियर व्हाट आर वी डूइंग? द रेन इज सेइंग दैट आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ. द मेयर फैक्ट कि रेन जो है वो बोल रही है, एक्चुअली में तो रेन नहीं बोल सकती, तो पोएट ने यहाँ पर रेन को पर्सोनिफाई किया है, रेन को ह्यूमन बीइंग के एट्रीब्यूट्स दिए हैं कि ऐसे ऐसे रेन ने आंसर दिया. रेन ने बोला कि मैं अर्थ की कविता हूं. हाउ ब्यूटिफुल, अर्थ की पोएम हूं. Said the voice of the rain. Eternal I rise. Eternal means forever, जो कभी ना खत्म हो. हमेशा I rise, मैं ऊपर की तरफ को उठती हूं. Impalpable. Impalpable means invisible. Out of the land and the bottomless sea. हमने अभी डिस्कस किया था कि हमने साइंस में पढ़ा है कि जो रेन है वो हमेशा इटर्नली क्या करती है? इट इज इनविजिबल व्हेन इट ओरिजिनेट्स. इट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम द लैंड. लैंड में कैसे होगी वो? जो भी हमारी मिट्टी है उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है उसमें पानी जो है वो निकल जाता है जब उसके ऊपर धूप पड़ती है तो. एंड द bottomless sea. Bottomless sea. How can a sea be bottomless? एक sea है तो उसका कोई तो बेस होगा, कहीं तो जमीन नीचे होगी, कहीं तो जाकर वो सी खत्म होता होगा. तो अगर हम सी को बॉटमलेस कह रहे हैं तो हम बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, हम एग्जैजरेट करके बोल रहे हैं, और हम एक पोएटिक डिवाइस यूज कर रहे हैं जिसका नाम है हाइपरबोली. एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? हम डेप्थ को रेफर कर रहे हैं कि बहुत डीप है. बॉटमलेस है, वेरी डीप. द सी इज वेरी डीप and we are using hyperbole to exaggerate and to tell this fact कि वो बहुत deep था. Hyperbole is a poetic device in which we don't actually mean what we are saying.
हम सिर्फ उस टर्म को, उस बात को इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपनी बात को और भी ज्यादा हाईलाइट कर सकें, एम्फसाइज कर सकें कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहती हूं दैट आई हैव टोल्ड यू टू क्लीन योर रूम अ मिलियन टाइम्स, उसका मतलब लिटरली ये नहीं है कि मिलियन टाइम मैंने गिन के 1 2 3 4 बोला होगा आपको मिलियन टाइम्स. या हम जब हिंदी में बोलते हैं कि हमने तुम्हें 1000 बार कहा है अपना कमरा साफ करो, 1000 बार का मतलब है कि बहुत बार कहा है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट हम हाइपरबोली का, बढ़ा चढ़ा के बात बोलने का जो ये यूजेज है, हम डे टू डे लैंग्वेज में बहुत यूज करते हैं. बट द ओनली थिंग इज कि कभी नोटिस नहीं किया आज तक कि वी आर यूजिंग हाइपरबोली हियर. नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ आवर पोएम, तो हमें समझ में आ रहा है कि हम तो कितना यूज करते हैं इसको. Another example I'll give you of hyperbole. If my father comes home, he will kill me. हम बोलते हैं अगर पापा घर आ गए तो वो मुझे मार डालेंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि मैंने आज ये वाली प्लेट तोड़ दी है, या मैंने आज जो स्कूटी है वो गिरा दी है और उसको स्कूटी जो है वो उस पर निशान विशान आ गए हैं. तो पापा मार डालेंगे का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि वो सच्ची में आके मार डालेंगे. इट जस्ट मीन्स हम हाइपरबोली यूज कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे, है ना. तो दिस इज द प्लेस वेयर वी आर एक्चुअली यूजिंग हाइपरबोली. और हमारे पोएट ने भी जब सी को बॉटमलेस बोला है तो वो ये नहीं कहना चाहते कि उसका कोई बॉटम ही नहीं है, सी बेअंत है, ये नहीं कहना चाहते. वो ये कहना चाहते हैं कि उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है. अपवर्ड टू हेवन, whence means where, vaguely means unclear, formed all together, changed yet the same. It is a very important line of your poem, that it changes altogether yet remains the same when it is in the heaven. Heaven is the sky. ऐसा माना जाता है कि ऊपर आसमान है, ऊपर जन्नत है. तो जो रेन है वो भी यही कह रही है कि मैं जब वाटर बॉडी से इवेपोरेट होती हूँ, इवेपोरेशन के प्रोसेस से ऊपर जाती हूँ, तो जब मैं हेवन में, स्काई में पहुंच जाती हूँ, तो वहां पर जाके जो मेरा फॉर्म है वो बहुत ही ज्यादा वेग होता है, बहुत ही ज्यादा अनक्लियर होता है, क्योंकि वहां पे क्या है, बादल हैं, वाटर वेपर्स है जिनका कोई आकार होता ही नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा शेपलेस होते हैं. ठीक है. यहां पर मेरा पूरा का पूरा फॉर्म चेंज हो गया, बिकॉज इट इज नॉट द वाटर बॉडी, द वाटर एज इट वॉज देयर इन द ओशन, वैसे वाला पानी नहीं है, रेन की बूंदों वाला पानी नहीं है. यहां पर उसकी पूरी की पूरी फॉर्म चेंज हो गई है, लेकिन उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अभी भी सेम है. एंड येट द सेम, जिन चीजों से मिलकर पानी बनता है वो चीजें अभी भी उसके अंदर हैं, बस उसने सिर्फ फॉर्म चेंज कर लिया है. अगर मैं साइंस की लैंग्वेज यूज करूं, लिटरली अगर वाटर का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के बनता है H2O, ठीक है ना, तो वाटर जो है चाहे वो कोई भी फॉर्म में हो, चाहे वो आपकी रिवर वाटर हो, ओशन वाटर हो, वेपर्स हो, क्लाउड्स का पानी, नीचे रेन का पानी वापस आके रिवर में मिल गया, ओशन में मिल गया, हर तरीके से हर जगह पे उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहती है, चाहे वो कोई भी फॉर्म ले ले, है ना. तो यहां पर उसको उसी चीज को बोला गया है, लेकिन बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुल एंड पोएटिक लैंग्वेज में. आई डिसेंड, डिसेंड मीन्स टू कम डाउन. आई डिसेंड टू लैव, टू वॉश द ड्रॉट्स. लेट्स मेक अ नोट ऑफ दिस हियर. यहाँ पे नीचे हमारा की बना हुआ है, ड्रॉट. ड्रॉट मीन्स अ कंडीशन वेयर देर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर. जहां पर सूखा पड़ा हुआ है वहां पर सूखे की कंडीशन को रिमूव करने के लिए, पानी से सबकी प्यास बुझाने के लिए, थर्स्ट क्वेंच करने के लिए सूखे हुए जमीन पर मैं आती हूं, ड्रॉट का वो जो सारा एटमॉस्फेयर है उसको रिमूव करने. साथ ही लेट्स लर्न वन मोर थिंग, फेमाइन. फेमाइन क्या होता है, हमारी पोएम में नहीं है, बट लेट्स हैव सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हियर. फेमाइन इज scarcity of
फूड, जब भूखमरी होती है, जहां पर खाने की कमी होती है वहां पर फेमाइन की कंडीशंस होती हैं, जहां पर वाटर की शॉर्टेज होती है वहां पर ड्रॉट की कंडीशन होती है। ठीक है, सो आई कम डाउन टू वॉश द ड्रॉट्स एटॉमीज। एटॉमीज मीन्स डस्ट, स्मॉल पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे कण हैं उनको वॉश अवे करने के लिए डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। ग्लोब रेफर्स टू अर्थ। ने अर्थ के जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके एटमॉस्फेयर में हैं जो उसको इस समय के लिए बहुत सुंदर नहीं बना रहे हैं, तो मैं जब बारिश के फॉर्म में नीचे गिरती हूँ तो मैं अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्लीन कर देती हूँ, डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर देती हूँ और अर्थ को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बना देती हूँ। And all that in them without me were seeds only। जितना भी अर्थ के अंदर, लैंड के अंदर, धरती के अंदर सीड्स हैं, उन जिनको सो किया हुआ है, जिनको बोया हुआ है, वो वैसे ही रह जाएंगे मेरे बिना। अगर मैं आसमान से नीचे रेन के फॉर्म में न आऊं तो जो सीड्स हैं वो नीचे लेटेंट ही रह जाएंगे। लेटेंट मीन्स, इट्स गिवन इन योर बुक ऑल्सो, लेटेंट मीन्स हिडन, नीचे छुपे हुए ही रह जाएंगे, अनबॉर्न, उनमें फुटाव ही नहीं आएगा। सारे जो सीड्स हैं उनको लाइफ देने के लिए, अगर प्लांट्स हैं तो उनको और बड़ा करने के लिए, उन्हें सींचने के लिए मुझे नीचे आना पड़ता है। मैं नीचे आती हूँ सूखा हटाने के लिए, जो ये प्लांट्स हैं उनको, सीड्स हैं उनको लाइफ देने के लिए। सो यू नो व्हाट द रेन इज ट्राइंग टू हाईलाइट, अनकंडीशनल लव। रेन को क्या मिलेगा अगर वो सूखे की कंडीशन को हटाएंगी? तो कुछ भी नहीं मिलेगा। रेन को क्या मिलेगा अगर ये छोटे छोटे जो सीड्स हैं, ये जो हैं छोटे प्लांट्स में पहले उगेंगे और फिर उनके ट्रीज बन जाएंगे, उनमें फल लगेंगे? रेन को तो कोई फायदा नहीं हो रहा। सो द पोएट एक्चुअली वॉन्ट्स अस टू लर्न कि हमें दूसरों की हेल्प अनकंडीशनली करनी चाहिए, चाहे हमारा उसमें कोई फायदा हो या ना हो, वी शुड ट्राई एंड हेल्प अदर्स। And forever, again the poet has tried to highlight that this cycle goes on forever। We started from here eternal, हमने ये यूज किया था वर्ड eternal means forever, और हम यहाँ पे वापस forever पे आ गए। And forever by day and night I give back life to my origin। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन, जहां से मैं शुरुआत करती हूँ अपनी, जहां से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, आई गिव बैक लाइफ टू इट। सो व्हेन द रेन फॉल्स डाउन, it goes and it gets mixed with the water of the oceans, water of the seas, water of the rivers, and it goes into the land, जहां से मिट्टी से मॉइस्चर निकला होता है। अब जब रेन आ गई तो वापस जो मिट्टी है वो गीली हो जाती है। तो जहां जहां से पानी जो है वो इवेपोरेशन की वजह से सोखा गया था, वहां से हट गया था, वहां वहां वापस पानी आ जाता है। एंड दिस साइकिल goes on forever, from day to night, from day to night, from day to night, night to day, day to night, night to day, day to night. Throughout this cycle goes on, it never stops, it's an eternal cycle। ये साइकिल जो वाटर की है, रेन की है, ये हमेशा चलती रहती है। and make pure and beautify it। We have already just now discussed that I make it more beautiful and I beautify the atmosphere of the earth, I make it more pure। Now the last two lines are quite noteworthy। If you could see that these two lines are in parentheses, इसको ब्रैकेट में लिखा गया है। ब्रैकेट में लिखने की एक खास वजह है that these lines are not spoken by the rain, these lines are spoken by the poet।
फाइन दीज लाइन्स दो दे आर अ पार्ट ऑफ द सेम पोएम, पर ये रेन के वर्ड्स नहीं हैं, ये पोएट ने अपने पास से ऐड किए हैं. व्हाट इज ही सेइंग? फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, कोई भी सॉन्ग हो, कोई भी म्यूजिक हो, कोई पोएम हो, कुछ भी जो लिरिकल है. इशूइंग मीन्स starting from its birthplace, after fulfillment, after satisfying others, after providing comfort to others. I will use this word in the answers also. After providing solace to others. Wandering, भटकते हुए, roaming, reckoned or unreckoned. Reckoned means recognized or unrecognized. Duly with love returns. एक song, एक music piece, एक poem अपनी जगह जहाँ से वो शुरू होती है, वो शुरुआत किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से हो सकती है, अगर वो कोई इंस्ट्रूमेंटल पीस है, वो किसी वोकलिस्ट से किसी ने गाया है तो वहां से शुरू हो सकती है, किसी ने लिखा है तो उसके दिल से शुरू हो सकती है. फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, आफ्टर फुलफिलमेंट, लोगों को, सुनने वालों को वो सेटिस्फाई करती है, कंफर्ट पहुंचाती है, और घूमती हुई ये म्यूजिक पीस किसी भी फॉर्म की, चाहे उसको रिकग्निशन मिले, एप्रिसिएशन मिले, लोग उसे सराहें या ना सराहें, उसकी केयर करें या ना करें, इट ड्यूली with love returns. It comes back to the place from where it originated. It comes back to the heart of the person who made that music piece. जिसने वो इंस्ट्रूमेंटल पीस बनाया, जिसने वो पोएम लिखी, जिसने वो गाना गाया, कोई भी हो सकता है वो, जिस क्रिएटिव पर्सन ने वो म्यूजिकल पीस बनाया, उसके हार्ट तक वापस आ जाती है. रिटर्न्स टू द heart of the creative person or the creator, जिसने उसको क्रिएट किया, जो हमारा आर्टिस्ट था, उसके पास आ जाती है. कैसे? इन द फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ द पीपल, जिन्होंने उसको सुना, जिन्होंने उसको बारे में एप्रिसिएशन के वर्ड्स बोले, वो वर्ड्स जो हैं वापस जब जो वो आर्टिस्ट है वो सुनता है तो उसको ऐसा लगता है कि जो उसने म्यूजिक बनाया था वो वापस उस तक आ गया. सो दिस इज द सिमिलैरिटी बिटवीन द रेन एंड द music piece, any music piece, and the song which the poet has drawn here in this poem in the last two lines. Now let's go through the RTCs and the NCERT questions of this particular poem and try to understand it in depth. Also, I have tried to cover all the important areas of this particular poem in the following few minutes, in the questions as well as in the RTCs. Please keep watching it carefully so that any doubt that you have in your mind is clarified just in the next few minutes. There are two voices in the poem. Who do they belong to? Which lines indicate this? The two voices belong to the poet and to the rain, we know this. The first two and the last two lines of the poem indicate this. What does the phrase strange to tell mean? The phrase
Strange to tell means that the poet felt quite awkward. He felt quite strange. He wasn't able to believe that the soft falling shower had actually answered his question. वो ये बात का विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि जो ये झिलमिल रिमझिम बारिश हो रही है वो उनकी बात का एक्चुअली में जवाब दे रही है. There is a parallel drawn between rain and music. Which words indicate this? Explain the similarity between the two. The words in the brackets या parentheses, आप कोई भी एक यूज कर सकते हो, parenthesis या brackets, any one जिसके आपको spelling याद रहे, indicate that a parallel has been drawn between the rain and the music. हमने अभी अभी ये बात समझी थी. The rain and music are similar because firstly they both originate and return to their origin. जहाँ से शुरू होते हैं वहीं पर जाके खत्म हो जाते हैं. Secondly खत्म हो जाते हैं मतलब उन्हीं में जाके मिक्स हो जाते हैं और वापस साइकिल शुरू हो जाती है. Secondly they provide solace to others unconditionally. They provide comfort to others unconditionally. Thirdly, they may change forms during their journey, but their constituents remain the same. उनका आकार बदल सकता है लेकिन उनकी जो constituents हैं वो नहीं बदल सकते हैं. जैसे अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करो, सॉन्ग के constituents कैसे सेम रहेंगे. एक पर्सन जिसने सॉन्ग बनाया बहुत ही प्यार से बनाया, बहुत ही दिल से बनाया, ठीक है. Now when that song was heard by the music lovers, audience ने सुना, उसको appreciate किया, तो वापस कैसे आया? In the form of the words of the listeners. जो म्यूजिक को appreciate करने वाले थे उनके फॉर्म में आया वापस. और जब वो वर्ड सुने क्रिएटर ने, आर्टिस्ट ने, तो उनके दिल में बहुत खुशी हुई, तो वो वर्ड्स वापस दिल में आकर मिक्स हो गए. जहां से वो सॉन्ग ओरिजिनेट हुआ था, दिल से बनाया था, वहीं पे जाके वो बहुत खुश फील करते हैं व्हेन दे get the appreciation of the audience. How is the cyclic movement of the rain brought out in the poem? Compare it with what you have learnt in science. This also I have discussed with you. The water rises from the land and water bodies due to the process of evaporation. It takes the form of clouds, then it falls down on the earth as a result of precipitation. This rainwater, when goes into the land and water bodies, it completes its cycle. Its journey ends from where it started. Your last NCERT question. Why are the last two lines put within brackets? The last two lines have been put within brackets to highlight that they are different from the remaining lines. और difference क्या है? The last two lines are spoken by the poet. They are the words of the poet and not rain. Now let's have a look at a few reference to context questions. And I hope they will clarify whatever doubts are still remaining in your minds. And who art thou? Said I to the soft falling shower, which strange to tell gave me an answer as here translated. Does the poet expect an answer for the question he poses, why not? Does he expect an answer? No, the poet doesn't expect an answer for the question he poses. He is surprised to get a reply from the rain. Otherwise, अगर वो expect कर रहे होते तो वो surprised न होते. What does the expression soft falling shower suggest? The expression soft falling shower suggests
that the rain was falling softly just like a drizzle. बहुत ही ज़्यादा हल्की रेन हो रही थी. It wasn't raining heavily. So basically when I am discussing these answers with you, I am giving you model answers to make you understand that all that I had explained during the poem, जो मैंने poem के समय आपको समझाया था, वो सभी की सभी चीज़ें यहाँ पर repeat हो रही हैं, but we are using formal language for that. We are using the language which will be expected by the examiners in the examination. वही idea, वही thought, उसको words में कैसे लिखना है to get good marks is what I am aiming at. How is the poet able to interpret the answer and translate it? The poet was able to interpret and translate the words of the rain due to his aesthetic sense, his sense to understand beauty, his sense to appreciate beauty, beauty of the falling rain. How has the answer been conveyed to us? The answer has been conveyed to us by personifying the poem. Next, RTC. Eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea, upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed, and yet the same. Which poetic device is used here? The poetic device used here is personification. Explain the phrase I rise impalpable. The phrase means that water takes an invisible form, that is water vapors, as it evaporates from the water bodies. Water bodies से जब पानी evaporate होता है तो वो एक invisible form ले लेता है. Identify the figure of speech used in bottomless sea. This is just a recap. The poetic device used in bottomless sea is hyperbole. Explain the phrase altogether changes and yet the same. This is very important from examination point of view. The phrase means that water takes various forms during its journey, but its constituents remain the same. Okay? Next RTC. I descend to lave the draughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn. And forever, day and night, I give back life to my own origin and make pure and beautify it. After attaining a heavenly position, why does the rain descend? Very important question. Very thoughtful question. रेन नीचे आती क्यों है? जब उसको इतनी ऊंची पोजीशन मिल जाती है, जब हमें भी ऊंचा ओहदा मिलता है, ऊंची डेजिग्नेशन मिलती है, हम भी नहीं चाहते नीचे आना, राइट? बट व्हेन इट हैज रीच्ड दैट लेवल, अगेन इट कम्स डाउन. आफ्टर अटेनिंग अ हेवनली पोजीशन, द रेन डिसेंड्स टू हेल्प अदर्स अनकंडीशनली. इफ इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन, हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे, दूसरों की हेल्प करने के लिए अनकंडीशनली इट कम्स डाउन. बट इफ इट इज अ मोर देन 1 मार्क क्वेश्चन, वी कैन ऐड इट irrigates the fields, helps seeds to grow, it purifies
the environment, it beautifies the earth, gives back water to its origin. These points can be added here and it can become a longer than 1 mark answer. What does the rain do day and night? The rain replenishes the sources of water day and night. How does it give back life to its own origin? It gives back life to its origin by falling in the form of rain and mixing with the water bodies. And the last RTC, for song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, reckoned or unreckoned, duly with love returns. What is the peculiar characteristic of a song or music? The peculiar characteristics, उसकी यूनिक बात क्या है? यूनिक बात है of a song is that it doesn't crave for recognition. उसको recognition की चाहत नहीं है. It keeps performing its function of soothing others unconditionally. उसको सिर्फ एक ही काम है, दूसरों को soothe करना, comfort पहुंचाना, calm करना. Who is the speaker of these lines? The poet is the speaker of these lines. Which is the birthplace of a song? The birthplace of a song is the heart of its creator. How does the song return to its origin? The song returns to the heart of its creator, that is the origin, in the form of appreciation received from the listeners, readers, etc. जिसने भी उस सॉन्ग को, म्यूजिकल पीस को, उस पोएम को अप्रिशिएट किया, उनके वर्ड्स की फॉर्म में उनके पास वो वापस पोएट के, आर्टिस्ट के हार्ट में जाकर वो वापस टच कर जाता है. What is the meaning of the phrase reckoned or unreckoned is also important. It is usually asked in the examination. The phrase means that it doesn't matter whether the song or music gets recognition or no. And we have just one more short answer question, but it is the most important question of this particular poem. Is usually set in the examination. What is the function of the rain? We have been discussing this over and over again. So I have just tried to give you a model answer here. The functions of rain are, firstly, it cleans the dust particles of the environment. Secondly, it purifies the air. Thirdly, it beautifies the atmosphere. Fourthly, it quenches the thirst of people. Fifthly, it gives water to areas suffering drought. Sixthly, it gives life to the latent seeds. Finally, it replenishes the water bodies. Replenish का मतलब है कि वापस water bodies में water को add करती है rain. That's all for this poem. I hope all your doubts have been cleared and you are now thorough with this poem. Hope to see you in the next lecture with something new. Keep watching.